हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का 13वां चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं ये चल रहा था, तो उसी क्रम का आज ही पार्ट 2 है। तो इसमें हम चलेंगे रोग तथा इसके कारण। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए वो आपको समझ में आ जाए। तो चलते हैं, रोग तथा इसके कारण। यानी कि हमें रोग कैसे होता है, यानी कि जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबियां परिलक्षित होने लगती हैं। ये बदलाव या परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। सीधी सीधी बात हम करें तो जब भी हमें कोई रोग होता है तो वो हमारी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, हमारे ऊतक को प्रभावित करता है, हमारे अंग को प्रभावित करता है, हमारे अंग तंत्र को प्रभावित करता है। तो जब ये चीज़ हमारी प्रभावित हो रही तो हमें स्वाभाविक ही पता चलता है कि इनमें खराबियां उत्पन्न होने लगती हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ न कुछ बीमारी होने लगी या हमें कुछ डिजीज़ है, हमें बीमारी है। तो अब इसका स्पष्ट पता कौन करता है कि हमें कौन सी बीमारी है? ये चिकित्सक करता है। तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं, वो हमें लक्षणों के आधार पर बताता है कि आपको ये रोग है। अगर संभव हो तो वो आपको लैब टेस्ट भी कराता है। आजकल लैब टेस्ट ज़्यादा करा रहे हैं, यानी कि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उसके आधार पर बताता है कि आपको ये बीमारी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आपका तीव्र या प्रचंड या दीर्घकालिक रोग। ठीक है, तीव्र रोग किसे कहते हैं, प्रचंड रोग किसे कहते हैं, एवं दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हम चलेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं 13.2.2 तीव्र या प्रचंड रोग। तीव्र रोग या प्रचंड रोग उसे कहते हैं जिनकी अवधि बहुत कम होती है, ये तीव्र रोग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की हम खांसी जुकाम हमें कम समय के लिए होता है, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो ऐसे रोग तीव्र रोग या प्रचंड रोग कहलाते हैं। दीर्घकालिक रोग, दीर्घ माने ज़्यादा, काल माने समय, जो ज़्यादा समय के लिए होते हैं उन रोगों को हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो इसका उदाहरण की हम बात करें, इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं एलिफेंटाइसिस या फील पाँव या हाथी पाँव रोग। ठीक है, इसको 3 नाम से जानते हैं। देखिए, हाथी पाँव या फील पाँव या एलिफेंटाइसिस। तो एलिफेंटाइसिस यानी एलिफेंट से बना, यानी हाथी से बना है। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। ये जो रोग है आपका उष्णकटिबंधीय रोग है, यानी गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाला रोग। यानी कि विश्व की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप पूरा गर्म है तो वहाँ पर ये रोग पाया जाएगा। एशिया महाद्वीप गर्म है तो यहाँ पर ये रोग पाया जाता है आम रूप से। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो है रोग आपका लसिका ग्रंथि वो नाड़ियों को प्रभावित करता है। पशुओं वो कीटों से फैलता है। पशु कीटों की हम बात करें तो मच्छर के काटने से यही परजीवी जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है मनुष्य के, और वहाँ पर मनुष्य के लिम्फ प्रणाली को ही नुकसान पहुँचाता है। इसके लक्षण की हम बात करें तो ये जैसे पाँव का फूलना, हाथी के जैसे पाँव का हो जाना, कभी कभी ये पाँव के अलावा हाथ, अंडकोश, स्तन में भी प्रभावित करता है। वो फूल जाते हैं, सूजन हो जाती है उनमें। ठीक है, त्वचा मोटी हो जाती है और दर्द होने लगता है। ये लंबे समय तक रहता है, सालों तक रहता है, जिंदगी भर भी ये आपका रह सकता है बीमारी, यानी हाथी पाँव, फील पाँव या एलिफेंटाइसिस। ये एक परजीवी कीड़ा है। ये किसी भी लिंग को हो सकता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किसी भी आयु में हो सकता है। ये एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का मतलब है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलना। तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक कैसे फैलता है? मान लीजिए कोई इस हाथी पाँव बीमारी से ग्रसित है, कोई रोगी, तो होता क्या है, जब वो इससे ग्रसित है तो वहाँ पर मच्छर आके उसे काट देता है, और काटने के पश्चात वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका एक और उदाहरण हम लेते हैं दीर्घकालिक रोग का, फेफड़ों का क्षय रोग। ठीक है, फेफड़ों का क्षय रोग, यानी फेफड़ों का जो क्षय रोग है उसके कई नाम हैं। देखिए, क्षय रोग तो है ही, यक्ष्मा भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, एमटीबी भी कहते हैं और टीबी भी कहते हैं। टीबी का मतलब है ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि क्षय रोग का मतलब है क्षय हो जाना, फेफड़ों का नष्ट हो जाना। क्षय माने नष्ट होना, फेफड़ों का नष्ट होना। यक्ष्मा किसे क्यों कहते हैं? यक्ष्मा खा जाने वाला, यानी कि फेफड़ों को खा जाने वाला, ऐसी बीमारी जो फेफड़ों को खा देती है। ठीक है, यक्ष्मा कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इससे प्रभावित होता है या संक्रमित हो जाता है तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण उसका वजन कम हो जाता है, हर समय उसे थकान का महसूस होता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक नामक जीवाणु से हो जाता है और इसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। पहले समय में बहुत होता था, वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन इससे प्रभावित होता था, लेकिन आज जो है इसमें काफ़ी कंट्रोल हो गया है। तो ये था आपका दीर्घकालिक रोग। अब हम चलते हैं आपका रोग के कारक में। तो रोग के 2 कारक हैं, संक्रामक और असंक्रामक कारक। देखिए, संक्रामक कारक रोग के वे कारक हैं जो अधिकांश तो सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जिनके तात्कालिक कारण जो है सूक्ष्म जीव हैं, इन्हीं के कारण ये संक्रामक रोग होते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनके लिए सूक्ष्मदर्शी बना है देखने के लिए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, आपका प्रोटोजोआ आ गया, फंजाई हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य जो जीव हैं, कीट हैं, उनके कारण ये जो है आपका संक्रामक रोग होता है।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं असंक्रामक, देखिए संक्रामक का मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलना। संक्रामक यानी कि फैलते रहता है, कम्युनिटी समुदाय में फैलते रहेगा। और संक्रामक ओमिस नहीं, जो फैलते नहीं हैं, जो रोग फैलते नहीं हैं, ठीक है। तो उनमें हम बात करते हैं जैसे कैंसर। कैंसर आनुवंशिक असमानता के कारण भी होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ये अधिक वजन का होना या व्यायाम न करना उसके कारण होता है आपका, ठीक है। या ये संक्रामक बीमारियां नहीं है और संक्रामक हैं। जैसे एक और हम कहें पेप्टिक व्रण, यानी आमाशय का अल्सर या आमाशय में जो छाले हो जाते हैं, वो भी आपका क्या और संक्रामक बीमारी है। तो उसके बारे में हम आपकी चर्चा करते हैं। पेप्टिक व्रण क्या है? पेप्टिक व्रण यानी आमाशय का अल्सर या आमाशय में छाले पड़ जाने को पेप्टिक व्रण कहते हैं। एक तरह का घाव है जो खाने की नली, पेट या छोटी आंत में विकसित होता है। पेट का जो एसिड है वो पाचन तंत्र की सतह को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार था, उसका नाम है एच पायरोली नामक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार था। और दर्द निवारक जो दवाइयाँ हैं वो इसको प्रभावित, इस बीमारी को जो है केस करती हैं, यानी कि उत्पन्न करती हैं। तो इसकी हम बात करें पेप्टिक व्रण की, तो पेप्टिक व्रण कई वर्षों से हम ये सोचते थे कि जो आमाशय और ग्रहणी में एसिडिटी संबंधी दर्द तथा रक्तस्राव होता है वो इसी के कारण होता है, ठीक है। और ये कारण क्या है? रहन सहन का कारण है, इसके कारण ये होता था। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि परेशानी भरे जीवन से आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक व्रण हो जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि ये जो है बीमारी रहन सहन के कारण नहीं होती, बल्कि एक बैक्टीरिया के कारण होती है। उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली। ये जो वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन वैज्ञानिक थे? वो मॉर्सल तथा वॉरेन नामक 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब इन बैक्टीरिया को आमाशय में मार दिया जाए। तो फ्रेंड्स, मार्शल तथा वॉरेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरिया को आमाशय में मार दिया जाए, ठीक है। तो मार्शल तथा वॉरेन के इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक व्रण या जिसे आमाशय का अल्सर कहते हैं, अब दीर्घकालिक एवं असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा, ठीक है। बल्कि कुछ समय तक एंटीबायोटिक लेते रहने से ये उपचार आपका, इसका उपचार हो जाता है, ये सही हो जाता है। इस खोज के लिए मार्शल तथा वॉरेन को 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हम चलते हैं आपका संक्रामक रोग। देखिए संक्रामक रोग 13.3 में आप देख रहे हैं, ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, है ना। फैलने वाले रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, उनके द्वारा ये रोग होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, फंजाई को कवक भी कहते हैं, प्रोटोजोआ, एक कोश की जीव और कृमि, कीड़े इसके अंतर्गत आते हैं। वायरस से होने वाली जो सामान्य रोग हैं उनकी हम बात करें तो जैसे खांसी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, ये भी आपका सर्दी जैसा ही होता है, डेंगू बुखार, ठीक है। डेंगू जो है बुखार आपका, ठीक है, मच्छर के काटने से, डेंगू मच्छर के काटने से बीमारी होती है, वायरस से होती है, उनके वाहक वो होता है डेंगू मच्छर, ठीक है। डेंगू जो बीमारी होती है उसका वाहक मच्छर होता है और जो है ये वायरस के कारण होता है। एड्स आप जानते ही हैं। कुछ रोग जैसे टाइफाइड बुखार, हैजा गंदे जल से होता है, क्षय रोग, टीबी जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। तो एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो हाल ही में चर्चा में रही, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में जाऊँगा। तो एंथ्रेक्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से जानवरों पर होती है, ठीक है। अब जानवरों के संपर्क में यदि मानव आता है तो तब उसे ये रोग होता है। भाई ये जो एंथ्रेक्स बीमारी है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रीसीस, ठीक है। तो ये घाव उत्पन्न करता है, त्वचा में घाव उत्पन्न करता है। एक असम की हम बात करें, हाल ही में असम का एक वन्यजीव अभयारण्य था, तो वो उसका नाम है पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ पर 2 एशियाई जंगली भैंस जो हैं वो एंथ्रेक्स से प्रभावित हुए और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो एंथ्रेक्स भैंस के अलावा घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ में भी हो सकता है। जब उनके संपर्क में मानव आता तो मानव में भी हो जाता है। इसे बायो टेररिज्म के नाम से भी जानते हैं, जैव आतंकवाद। ये जो एंथ्रेक्स है इसका जीवाणु मिट्टी में मौजूद रहता है और कई समय तक सुषुप्त अवस्था में रहता है। ये जो है किसी पर ये बीमारी हो गई एंथ्रेक्स से, यानी किसी जानवर पर हो गई, तो त्वचा पर छाले पड़ जाते, सीने में दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार होता है, ठीक है। तो ये था आपका एंथ्रेक्स बीमारी। इसके अलावा आप देख रहे हैं इस पे बहुत से जो सामान्य त्वचा रोग हैं वो विभिन्न प्रकार के फंजाई के कारण होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, ये तो आप जानते हैं मलेरिया, है ना, प्रोटोजोआ का नाम है, ठीक है। प्रोटोजोआ मलेरिया जो है मच्छर के कारण फैलता है आपका, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो प्रोटोजोआ इसके लिए जिम्मेदार है, तथा कालाजार नामक रोग हो जाते हैं। कालाजार भी बहुत फेमस है, इसको मैं आपको बता दूं। कालाजार जो है एक प्रोटोजोआ लिस्मेनिया परजीवी के कारण होता है।
ये फैलता किसके कारण? सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी होती है। ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर बालू का कलेक्शन ज़्यादा होता है, बालू उन क्षेत्रों में। तो बालू मक्खी वहाँ पर क्या होती है, जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो ये बीमारी आपको फैला देती है। तो इसमें होता क्या है, ये जब परजीवी जो है सीधे कहाँ अटैक करता है? मनुष्य के तिल्ली में, स्प्लीन में, जिगर, जिगर को यकृत कहते हैं, कलेजा कहते हैं, लीवर कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अस्थि मज्जा, जहाँ बोन मेरो यानी कि रक्त का निर्माण होता है, वहाँ पर अटैक करता है, उनको प्रभावित करता है। यकृत के तो काम आप जानते हैं, जिसे जिगर भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं। ये विभिन्न उपापचयों को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है, ठीक है, और पाचन के लिए जैव रासायनिक बनाता है, और पित्त रस का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। तो कई इसके कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य। तो उसको ये डैमेज करता है, लीवर को, ठीक है, जिगर को, है, कलेजे को, तो ये डैमेज करता है। इसी प्रकार हम बात करें, कीड़ों की बात करें तो आंत्र कृमि संक्रमण हम जानते हैं, जो एस्करिस होता है वो आपके हमारी छोटी आंतों में छोटे आंत में इन्फेक्शन करता है वहाँ। और इसी प्रकार फील पाँव, अभी हाथी पाँव के बारे में मैंने बताया था, ये भी कीड़े के कारण आपका होता है। तो हम चलते हैं आपका आगे। चित्रों में देख रहे हैं ये सार्स बैक्टीरिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेप्टाइलोकोकाई बैक्टीरिया है, जो महाशय की बीमारी होती है इससे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा, यह निद्रालु व्याधि का कारक है। ये देख रहे हैं प्रोटोजोमा ट्रिप्नोसोमा, इससे नींद वाली बीमारी होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ आपका। और एक आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लेशमैनिया, कालाजार व्याधि का कारण है, ठीक है। ये देखिए कैसा है इसका, देखिए, ये देखिए अंडे के आकार का, ये देखिए दिल के आकार का, ये देखिए चाबुक क्या संरचना है, अंडाकार है, एक चाबुक नुमा संरचना होती है। ये लेशमैनिया यानी कि प्रोटोजोआ का चित्र आप देख रहे हैं। और को गोल कृमि छोटी आंत में पाया जाता है, एस्केरिश है ना, छोटी आंत में पाया जाता है। ये आपका देखिए गोल कृमि, गोल है ना। तो अब हम बात करते हैं इनका, वो इनके उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। तो एंटीबायोटिक दवाई विशेष रूप से जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है। सामान्यतः बैक्टीरिया की जो महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देता है। बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति बनाते हैं। उस कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए जो पेनिसिलिन है, एक एंटीबायोटिक है, वो जो है कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित करता है। इसके परिणामस्वरूप बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और सरलता से मर जाते हैं। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती हैं, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव उन पर नहीं होता, ठीक है। पेनिसिलिन का प्रभाव केवल उस पर होता है, कोशिका भित्ति पर होता है, ठीक है। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिनमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार बहुत से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीशीज को प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीशीज को। लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता, और यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक जो दवाई है वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, अगले टॉपिक में हम चलेंगे रोग फैलने के साधन। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप देख रहा हूँ मैं कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मेरे जैसे कि नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।